नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वॉरियर्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं कुछ टॉपिक करवा चुका हूं, तो आशा करता हूं ये जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें देखो प्रीवियस टॉपिक्स में हमने डिस्कस तो किया, बट बहुत सारे लोगों ने जो देखा अगर उसमें से भी कुछ समझ ना आया हो और इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर कुछ समझ ना आए, प्लीज यार कमेंट करो, मुझे बताओ। हम हर वीडियो में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा हो और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम निरंतर एक परिवर्तन खुद में लाते रहे, है ना। बिल्कुल भाई बंधु की तरह जो भी आपको प्रॉब्लम आए, जो भी समस्या आए, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, तो हम उसका सॉल्यूशन करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की जो प्रस्तावना है यह बहुत जरूरी है। देखिए जो टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, अगर मैं कहूं कि पूरे संविधान को समझना, जो कि बहुत मुश्किल, थोड़ा लेंदी हो जाता है कि भाई हम 12 अनुसूचियों को पढ़ें, 22 भाग को पढ़ें, 395 आपके अनुच्छेदों को पढ़ें, तो ये काफी लंबा हो जाता है कि यार 300 जो आपको 95 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। थोड़ा वर्तमान में परिवर्तन है कि अनुच्छेदों की संख्या 470 कर दी गई है, भाग आपके 25 हो चुके हैं 22 की जगह पे, अनुसूचियां जो 8 पहले थी अभी फिलहाल तो 12 ही हैं। तो ये जो कुछ चेंजेस हैं इनको कैसे पढ़ेंगे, इतना पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि संविधान को समझना, संविधान को जानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक पेज जो है पूरे संविधान के बारे में बता देता है कि यार भारतीय संविधान में है क्या है हमारे भारतीय संविधान में, क्या है हमारे संविधान की विशेषताएं। अगर मैं कहूं बहुत सा एक पेज में, तो वो हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमें बताने का प्रयत्न करती है। इससे पहले थोड़ा मैं बता दूं कि प्रस्तावना है क्या और किसने पेश की। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को दी थी। किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और इसी के साथ जब इसे पेश करते हैं पंडित जी, तो इसे अपनाने में थोड़ा लंबा समय लगता है कि पारित किया जाएगा। भाई प्रोसेस है, संविधान चल रही है, सबकी बातें सुनी जाएंगी, एकदम से थोड़ी ना कुछ भी कर दिया जाएगा। तो संविधान में चर्चा होगी, वाद विवाद होगा, नेहरू जी के तर्कों को सुना जाएगा, लोग समझेंगे और इसको 22 जनवरी 1947 में पारित कर दिया जाता है। मतलब 13 दिसंबर 1946 में भारतीय जो संविधान है, मतलब जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान में, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह 1946 में आया और 1947 में इसको पारित कर दिया गया। लेकिन इसको फिर से अगर मैं कहूं कि इसको लागू कब किया गया भारतीय संविधान को, या हम कहेंगे कि अंगीकृत कब किया गया, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चंस बनेगा। जैसे कि 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जाता है। अंगीकृत का मतलब यह है कि भाई संविधान में पारित कर दिया संविधान को, मतलब हमारे टोटल संविधान की बात है। और 26 जनवरी 1950 में, लगभग कुछ टाइम 2-3 महीने लिए जाते हैं, और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया जाता है। देखिए टर्म अलग अलग है। हमने कहा उद्देश्य जो प्रस्ताव है वह 13 दिसंबर को नेहरू जी लाए, 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, संविधान की नहीं। लेकिन भारतीय जो संविधान है वह 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। बहुत क्लियर टर्म्स हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या है। तो आपको समझना है कि प्रस्तावना जो है वह हमारे संविधान का एक मिरर है, एक दर्पण है। ठीक है, क्या है? दर्पण है। किसने पेश किया इसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कौन थे ये? भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। कब किया? 13 दिसंबर 1946 में किया। अच्छा जी, तो पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 में। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? क्वेश्चन बनेगा, तो बताना है 26 जनवरी 1949 में। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में। अच्छा, ये नवंबर है और ये जनवरी, थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न बनता है बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भारतीय जो प्रस्तावना है इसको किसने पेश किया? पंडित जी ने। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 में किया। तो कुछ टर्म्स को याद करना है।
अब एक बहुत जरूरी जो हमारा प्रश्न आता है कि यार क्या ये जो प्रस्तावना है यह संविधान का मूल भाग है, क्या ये संविधान का एक मौलिक ढांचा के अंतर्गत आता है? तो हमारे संविधान में बिल्कुल ये मौलिक ढांचे के अंतर्गत आता है और मौलिक ही इसे माना गया है, मूल ढांचा ही इसे माना गया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐड की गई थी, तो इसको मैं पहले ही बता देता हूं, फिर मैं टॉपिक पे आता हूं। तो 42वां संशोधन 1976 में जिसमें आपातकाल देश में लगा हुआ था, एक्चुअली टाइम पीरियड है 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगा और लगभग 2 साल आपका 1977 लगभग 77 तक देश में आपातकाल लगता है। और ये टाइम पीरियड देखिए 1976 है, इसका मतलब आपातकाल देश में लगा हुआ है। जब आपातकाल लगा हुआ है उसी बीच में ये 3 जो शब्द हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड कर दिए गए, जोड़ दिए गए। पहला वर्ड है समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है क्षेत्रीय अखंडता। तो क्या यह भी मूल ढांचे के अंतर्गत आएंगे? क्योंकि ये तो पुराने हैं, ये तो जब संविधान बना था, जब नेहरू जी ने प्रस्ताव पेश किया था वे तो शामिल थे, लेकिन ये शामिल नहीं थे। तो क्या ये हिस्सा है? बिल्कुल, इन्हें भी संविधान की प्रस्तावना के मूल हिस्सा ही इन्हें माना गया। पहला वर्ड है समाजवाद। चलिए समाजवाद का मतलब समझते हैं। समाजवाद का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जो वेलफेयर स्कीम पर ध्यान देती है, समाज कल्याण पर ध्यान देती है। और यह जो विचारधारा है इसका जनक अगर मैं कहूं कहीं से है तो सोवियत संघ जैसे जो एक संगठन हुआ करते थे जिनका अंत 1991 में हुआ, वह कह सकते हैं समाजवाद के जनक रहे थे। और अगर मैं कहूं कि समाजवाद को लेकर एक बहुत अच्छा जो तर्क दिया गया या साम्यवाद को, वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने खासकर वर्ग व्यवस्था में जो एक विभेद है, जो एक संघर्ष है, उसके बारे में बात की है। और समाजवाद अगर मैं कहूं तो यूरोप में कार्ल मार्क्स के द्वारा ही अगर कहूं तो आता है। और कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद को एक प्रकार से संघर्ष के माध्यम से स्थापित करने की बात करते हैं, जो कि यूरोप का समाजवाद एक्चुअली कहूंगा मैं कि यूरोप में जो समाजवाद की बात करते हैं वह संघर्ष के माध्यम से अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको मिटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारतीय समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब होता है कि एक ऐसा समाजवाद जहां हम समाज को तो स्टेबल करना चाह रहे हैं, समानता भरा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन संघर्ष नहीं चाहते। हम प्यार से बिल्कुल बातों के माध्यम से अपनी बात को रख करके समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। ये अंतर रहेगा। दूसरा है पंथ निरपेक्षता। क्या होती है? क्या ये जो पंथ निरपेक्षता है क्या यही धर्म निरपेक्षता भी है? ये प्रश्न उठता है। बिल्कुल सही, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में कोई अंतर नहीं है दोस्त, बिल्कुल दोनों समान है। ठीक है, तो दोनों को बिल्कुल समझना है कि है क्या ये जो पंथ निरपेक्षता है। इस वर्ड को भारतीय संविधान में जब शामिल किया गया तो हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी मतलब धर्म है, खासकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, है ना, ये सब अगर हम कहें तो एक कह दिया गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। लेकिन ये फिर से बात वही उठ जाती है, यूरोप के धर्मनिरपेक्षता में और भारत के धर्मनिरपेक्षता में अंतर है। यूरोप का धर्मनिरपेक्षता कहता है कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, धर्म जो कर रहा है करने दो, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भारत का धर्मनिरपेक्षता कहता है यदि धर्म में कोई त्रुटि है, कोई गड़बड़ी है तो हम उसको दूर करेंगे, लेकिन धर्म हम अपनाएंगे नहीं। बस राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन अगर किसी धर्म में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि मुस्लिम जो धर्म है उसमें ट्रिपल तलाक जो था वो एक समस्या के तौर पर देखा गया, गवर्नमेंट ने उसको एबॉलिश कर दिया, उसको खत्म कर दिया। हिंदू समाज में कहूं तो सती प्रथा, जो विधवा विवाह का विरोध किया करते थे, इनको खत्म किया। तो ये जरूरी है कुछ, तो गवर्नमेंट ने मतलब सरकार ने समय समय पर जब समझा यार इसकी परिवर्तन की हमें आवश्यकता है, हमें जरूरी है कि हम इसको बदलें, तो गवर्नमेंट ने किया और बहुत अच्छा था डिसीजन, भाई करना भी था। तीसरा है क्षेत्रीय अखंडता। देखिए क्षेत्रीय अखंडता बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब होता है कि भैया आपका जो देश है वह टूटेगा नहीं, वह जैसा स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस सेंस को भी जोड़ा गया, इस वर्ड को भी जोड़ा गया कि देश का बंटवारा ना हो, देश बटे ना। अब हमारा जो मूल प्रस्तावना है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे प्रस्तावना का स्रोत क्या है यार? ये प्रस्तावना आया कहां से? इस प्रस्तावना को शक्ति कहां से मिलती है? मैं कहता हूं संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, भारत की जनता। भारत की जनता संविधान का भी स्रोत है और भारत की जनता आपके प्रस्तावना का भी स्रोत है।
और ये एक जो लाइन लिखी गई है, हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत की पहली लाइन है ये, हम भारत के लोग। तो अगर मैं आपसे प्रश्न करूं अगला कि भारत की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तब भी यह शक्ति का स्रोत क्या है, पावर का, तो भारत की जनता ही हमारे संविधान का, हमारे प्रस्तावना का स्रोत है, शक्ति का। दूसरा प्रश्न बनता है कि भैया हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है इसका स्वरूप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई साहब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब ये बहुत अच्छा टर्म है, ये यूज किया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यह जो वर्ड है अपने आप में ही जस्टिफाई कर रहा है, बता रहा है कि क्या कहना चाहता है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामलों के लिए और अपने बाहरी मामलों के लिए खुद स्वतंत्र है। मतलब अगर मैं कहूं कि शादी के बाद पुत्र जब कमाने लग जाता है तो अपने डिसीजंस खुद लेने शुरू करता है, अपनी बीवी के फैसले खुद लेता है, अपने बच्चों के फैसले खुद लेता है ना, किसी का गुलाम नहीं होता है। वैसे ही समझ लीजिए कि एक ऐसा देश जो खुद के फैसले खुद ले रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया 1947 से पहले ब्रिटेन का गुलाम था, ठीक है। हमारे सारे फैसलों में, हमारी सारी बातों में ब्रिटेन हस्तक्षेप करता था, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ब्रिटेन बताएगा। लेकिन 1947 के बाद हम लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बन गए। मतलब हमारे फैसलों पर, हमारी बातों पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारे आंतरिक मामले, हमारे घर के मामले, हमारे बाहर के मामले, उसके फैसले हम खुद लेंगे। यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पंथ निरपेक्षता, जैसा मैंने बताया, पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वह सबके साथ एक निरपेक्ष रूप से रहेगा, किसी का कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन अगर धर्म में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, उसका समाधान भी करेगा। ये इंडियन पंथ निरपेक्षता है, सेक्युलरिज्म है। लोकतंत्रात्मक रहेगा, लोकतंत्र हो रहेगा मतलब। और एक वर्ड गणराज्य, तो भारत में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको अपनाने की बात की गई है। जैसे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन, मतलब जनता का ही शासन रहेगा। अब्राहम लिंकन जो थे, अगर लोकतंत्र का उनसे बढ़िया डेफिनेशन किसी ने दिया नहीं है, तो जनता का ही शासन होगा, जनता के लिए ही शासन होगा, जनता द्वारा ही शासन होगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो इस व्यवस्था को हमने अपनाया। गणराज्य वर्ड को बड़ा आप लोग सुने होंगे, लेकिन मुझे लगता है इसका बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होगा। अगर पता है कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ, बाकी मैं बता देता हूं अपने हिसाब से। गणराज्य का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसके देश के सर्वोच्च व्यक्ति का चुनाव जो होगा वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा। मतलब चुनाव होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वंश के अनुसार नहीं होगा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये सिस्टम नहीं है। काफी फेमस डायलॉग है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो सच बात है, भारत में राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, कहने का मतलब राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ब्रिटेन में ऐसा है कि राजा का बेटा राजा बनता, देश का सर्वोच्च, है ना। प्रिंस विलियम अभी इस समय बने हुए हैं, जैसे उनकी एलिजाबेथ उनकी माता थी द्वितीय। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, हाँ माना कि वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है, हमारे ही प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं, बट वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही हुई ना कि हमने उनका चुनाव किया अपने प्रतिनिधि का, और हमारे प्रतिनिधि ने राष्ट्रपति का चुनाव किया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ, लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत ही आता है, मतलब हम चुन रहे हैं कहीं ना कहीं से। उद्देश्य क्या है यार, हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, क्या चाहता है ये, क्या मोटो है इसका। तो सबसे पहला है हमारे उद्देश्य, हमारा जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य न्याय, न्याय, जस्टिस की बात की जाती है। और जस्टिस में भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है। जो सामाजिक न्याय है मतलब समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सबको समान समझा जाए। आर्थिक जो समानता है या न्याय है, इसका मतलब सभी को कुछ मूलभूत सुविधाएं दे दी जाए। राजनीतिक मतलब हर किसी को वोट देने का, चुनाव में खड़ा होने का, अपनी बात संगठन रखने का, अपनी बात अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारे संविधान के उद्देश्य में शामिल है। इसी के साथ भारतीय संविधान जो है, जो प्रस्तावना है, उसमें स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ही आता है, अभिव्यक्ति की आजादी इसके अंतर्गत आता है, मतलब स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।
और अभिव्यक्ति की आजादी मैं कहूं या स्वतंत्रता को कहूं, ये उतना ही जरूरी है आपके विकास के लिए जितना बहुत कुछ, जितनी अदर चीजें हैं, अलग चीजें हैं। देखिए, स्वतंत्रता अगर नहीं होगी तो आप बंधे होंगे, आप किसी के गुलाम होंगे, और एक गुलाम कभी आगे नहीं बढ़ता है। आपको आजाद होना पड़ेगा, आप अपनी बातें रख पाएंगे तभी आप विकास कर पाएंगे। समानता का मतलब है किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, महिला पुरुष, नस्ल, वर्ग, किसी आधार पर कोई भेदभाव ना हो, समाज में सब समान है। भारतीय संविधान में समानता की अगर बात करूं, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन है। वही स्वतंत्रता की बात करूं तो 19 से 22 में अनुच्छेद में इसका वर्णन है। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, व्यक्ति की गरिमा का भी अधिकार हमारा उद्देश्य प्रस्ताव दे रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, छोटी छोटी बातों को भारतीय संविधान ने ऐसे पिरोया है जैसे कोई मोती पिरोता है, मोती की एक माला पिरोता है। तो व्यक्ति की गरिमा, जो डिग्निटी है, मान सम्मान है, उसको भी, उसकी रक्षा की जाए, इसके बारे में भारतीय संविधान में बात की गई है। राष्ट्र की एकता, एक कंट्री को एक रखना, उसकी अखंडता, बंधुता, भाईचारा, ब्रदरहुड, इन सब की बात हमारा उद्देश्य प्रस्ताव करता है। देश को एक रखना, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, एक विशाल भूखंड है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या में 2रा स्थान है। अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान है। विविधता की बात करूं, डाइवर्सिटी की बात करूं तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, जनजातियां हैं। तो यार एक बात बताओ, क्या एक रखना आसान काम है? बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत मुश्किल भरा काम है, जिसको भारतीय के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने और नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया, बखूबी समझा कि यार देश की डिमांड क्या है, देश की नीड क्या है। तो उसी के संदर्भ में बातें की गई हैं। प्रश्न यह बन सकता है कि भाई बताओ जरा, जो उद्देश्य है उसमें कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? तो अगर मैं ऑप्शन देता हूं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आंसर है धार्मिक नहीं होगा। मैं कहता हूं क्या संविधान में समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी बात की गई है? तो भाई साहब दो तो है, लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और अगर मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूं संघवाद, क्या प्रस्तावना में उसकी बात की गई है? तो संघवाद की नहीं की गई है। कहने का मतलब यदि आपको पता रहेगा कि क्या क्या बातें की गई है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनेंगे। वो क्वेश्चंस आपको बनाने का प्रयास करना है, इसको याद कर लो ताकि उसको हल करने में आसानी हो। और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो में संबंधित कोई भी समस्या आती है, ऑडियो या फिर विजुअलिटी में लेकर कोई भी, और कुछ भी समझ ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करो, मुझे बताओ। और अगर कोई सजेशन और हो जो आप मुझे बताना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ